नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा इस कोविड टाइम में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में, जो कि हालांकि चल रहा है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेन मुद्दे पे जाने से पहले हम थोड़ी बात यूक्रेन की ही कर लेते हैं कि यूक्रेन की हिस्ट्री क्या है, यूक्रेन कहाँ से आता है और यूक्रेन क्या है। दोस्तों, यूक्रेन को भी बहुत सारे पुराने देशों में गिना जाता है, क्योंकि इनकी जो जन्म थी वो 1870s के आसपास हुई थी, यानी 1870 के आसपास इनकी जन्म जो हुई थी। मतलब यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये जब रशियन फेडरेशन से अलग हुए थे 1917 में, लेकिन इनको कहाँ पता था कि इनकी आज़ादी बस 3 साल के लिए टिकने वाली थी। 1920 में यूएसएसआर के तरफ से इनको एक इनविटेशन आया था यूक्रेन को, जो कि इन्होंने फर्स्ट स्टेप में ही एक्सेप्ट कर लिया था। और उनको कहाँ पता था कि इनकी जो आज़ादी है वो वापस से छीन ली जाएगी। और 1991 यानी 1990 के आसपास इनकी आज़ादी इनको वापस दी जाएगी, यानी 70 साल बाद इनकी आज़ादी इनको मिली थी, लेकिन किसी और वे में। तो अगर मैं सही में इंडिपेंडेंस की बात करूं तो यूक्रेन को 1990 के आसपास मिली, मतलब 1990 और 1991 के आसपास, जब यूएसएसआर टूटा पूरी तरह से, तब इनको एक आज़ादी मिली, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन ये आज़ादी इतनी बड़ी थी कि इस यूएसएसआर जो संगठन थी, इसमें से 15 नए कंट्रीज उभर के आए, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरफ। और इतनी बड़ी आजादी थी कि व्लादिमीर लेनिन जो थे इसके फाउंडर, वो भी टूट चुके थे पूरी तरह। और इसके बाद जो यूएसएसआर टूटा, उसके बाद ये 15-16 कंट्रीज बाहर आए थे। दोस्तों, मैं यूक्रेन की बात जब ये करूं कि वो यूएसएसआर से जब अलग हुआ 1990 के आसपास, तब उनकी एरिया 1200 किलोमीटर थी, इतनी बड़ी कि जो भी यूएसएसआर से टूटे हुए कंट्री थी, इनमें ये सबसे बड़ा था रशिया के बाद। और इनका जो मेजर सेक्टर था वो फार्मिंग था, तो इन्हें बास्केट्स ऑफ द बन भी कहा जाता है। और इनकी जो पॉपुलेशन थी 1991 के आसपास वो थी 50 मिलियन, जिनके प्रेसिडेंट हुए और जो भी फेयर इलेक्शंस हुए, इनके प्रेसिडेंट चुने गए लियोनार्ड क्रावचुक, जो कि 1990 के पहले और इंडिपेंडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे। और आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि 1984 में जो यूक्रेन में शेरनोबिल ब्लास्ट हुआ था, वो भी इनकी एक गलती के वजह से हुआ था। इनके एक टूटे हुए गवर्नमेंट का जो भी एक हिस्सा था उसके वजह से हुआ था। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इनके पास सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है एंटोनोव, जिसको रशिया ने पूरी तरह से, इनके पास 3 थे, जिसमें से पूरी तरह से तीनों के तीनों एयरक्राफ्ट्स को इन्होंने तबाह कर दिया है। जो कि इतना बड़ा और इतना हैवी कार्गो लेके जा सकता था, वो भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये दो हिस्ट्री है, ये यूक्रेन के नाम में, ये यूक्रेन के जो भी हिस्ट्री है, ब्लैक हिस्ट्री से बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक हम दूसरे टॉपिक पे। दोस्तों, अगर मैं थोड़ी बात क्रीमिया की कर लेता हूं, तो बहुत ही सुंदर ब्लैक सी के ऊपर बसा हुआ टेरिटरी था यूक्रेन का 2014 तक। जब रशिया ने इसके ऊपर पंजा मारा था 2014 में, तो यूक्रेन जो था वो अपने आप में ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली थी कि क्रीमिया जो है वो रशिया की तरफ जाएगा, क्योंकि रशिया क्रीमिया से बहुत ही अलग है। इसके बीच में जो है ब्लैक सी आता है, और इसमें रशिया फिजिकली इस क्रीमिया से कॉन्टेक्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर एक ट्रीटी साइन की गई थी यूक्रेन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें रशियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली जीत चुकी थी और रशियन गवर्नमेंट के अंदर आ चुका था क्रीमिया 2014। फिर आता है रशिया का एक बड़ा सा स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 में हमने एक रेफरेंडम पास किया था यूक्रेन सिटीजन्स में, जहां पे उन्होंने खुद जाके पूछा था यूक्रेन के जो टेरिटरी है क्रीमिया में, कि आप रशिया में आना चाहते हैं या यूक्रेन में रहना चाहते हैं। तो रशियन गवर्नमेंट के मुताबिक इन स्टेटमेंट्स में इन्होंने क्लियरली लिखा है कि क्रीमिया के लोग रशिया में आना चाहते हैं। लेकिन भाई, इसकी तो सच्चाई ये है कि 50% जो था वो ही टोटल नंबर ऑफ वोटिंग परसेंटेज है, जिसमें से 22.5 लोगों ने ही टोटल वोट किया था कि क्रीमिया को रशिया में आना है। भाई, रशिया कितना झूठ बोलेगा यार, कुछ तो सुधर। जब क्रीमिया 2014 में टोटल तरीके से रशिया में आ चुका था, उनके टेरिटरी में, यानी रशियन फेडरेशन के मैप्स में, उनके गवर्नमेंट में हिस्सेदारी ले चुका था,
तब रशियंस ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फेंसेस जो कि कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था क्रीमिया और यूक्रेन के बॉर्डर में, कि ये दिखाना चाहते थे रशिया की टोटली क्रीमिया जो है अब वो रशिया के अंडर में है, यानी रशिया का एक पार्ट है जहां पे यूक्रेन उनका कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकते और रशिया के अंडर ये टोटली क्रीमिया आ चुका है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो हम सबके मन में आता है, मेरे भी मन में आता है, लेकिन मुझे इसका आंसर पता है। तो ये आता है कि इतने जल्दी और इतने इजीली यूक्रेन के जो सिटीजन्स है, यूक्रेन के गवर्नमेंट है, इन्होंने क्रीमिया रशिया के हाथ में कैसे दे दिया। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और क्रीमिया में 2014 में एक ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में भी मैं उसी वीडियो में बात करूंगा। तो ये इनके टूटे हुए गवर्नमेंट का एक बहुत ही सिंपल और आसान सा एग्जाम्पल है। ऑरेंज रेवोल्यूशन इसका एक रिजल्ट है। तो इसके वजह से क्रीमिया जो है रशिया में शिफ्ट हो चुका था टोटली 2014 के साल में। दोस्तों ये जो रशिया है ना, ये यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा फंड प्रोवाइडर है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है और सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूक्रेन ना तो नाटो का पार्ट है, ना तो यूरोपियन गवर्नमेंट का पार्ट है। तो यूक्रेन जो है नाटो से जुड़ना चाहता है, जहां पे इसको सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंच, जर्मन और अमेरिका की, जो रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जाके नाटो में मिले। और नाटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक हिस्सा है यूक्रेन, वो हमारा एक जो नेबरिंग कंट्री है वो मेरे अगेंस्ट जाए। तो इसके वजह से रशिया का जो मेन मोटो है, यूक्रेन को नाटो से जोड़ने से रोकें। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए बनाए गए थे, जैसे यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये पीस कीपिंग रख सके, यानी किसी के बीच में जो लड़ाई होता है वो अपने आप में सीमित रख सके और किसी भी जो इंटरफेरेंस है उसको रोक सके। लेकिन यूक्रेन जो चाहता है कि मैं जाके जुड़ू नाटो को, जिससे मुझे समर्थन मिलेगा अमेरिका जैसे बड़े फंडिंग देश और बड़े पावरफुल कंट्रीज का, सुपर पावर कंट्रीज का, जिसे रशिया रोकना चाहता है। क्योंकि लैटविया और एस्टोनिया जो कंट्रीज है वो ऑलरेडी नाटो में जुड़ चुके हैं, जिस वजह से रशिया को इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि अगर रशिया किसी भी प्रकार से इन दोनों देश पे हमला कर देता है तो पूरी तरह से नाटो के सारे 30 कंट्रीज है वो डायरेक्ट रशिया पे हमला कर सकते हैं। यानी रशिया अकेला और नाटो के सारे 30 देश रशिया पे हमला कर सकते हैं। तो इसलिए यूक्रेन को रोकना चाहता है रशिया, जो कि उसका एक सबसे बड़ा एक पॉजिटिव और जो भी मैं कह सकता हूं एक रोल मॉडल कंट्री था, वो अब नाटो में जुड़ने जा रहा है, उससे वो रोकना चाहता है। अगर दोस्तों यूक्रेन जुड़ जाता है नाटो में तो मॉस्को रह जाता है 660 किलोमीटर की दूरी पे, जहां से अमेरिका आके यूक्रेन के कीव में आके रशिया को मार सकता है। अगर यूक्रेन नहीं जुड़ता है नाटो से, वो पोलैंड से हमला करेगा, यानी वॉर्शो से, जो कि उसका कैपिटल है। तो रशिया इसलिए रोकना चाहता है ताकि मॉस्को जो है वो पोलैंड से बहुत ही दूर होता है और कीव से बस 660 या 650 की दूरी पे है। तो आप सोचिए दोस्तों कि अमेरिका कितनी शक्तिशाली है और कहां से वो कहां हमला कर सकता है। और मेरा सवाल ये है, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कि जो इंडिया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस यूनियन का पार्ट है, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।